वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 7 मई के डेली करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। डेली बेसिस पे ये आते भी हैं, दोनों लैंग्वेजेस में हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो आपका दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों माध्यम के जो बच्चे हैं, सभी के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। आगे आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का जो कि 3 जून को होने वाला है, और यूपीपीसीएस जो 12 जून को होने वाला है, और इसी के साथ साथ अगर आप किसी भी मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी स्टैटिक पोर्शन है, जब आप उसमें करंट को ऐड करते हैं तभी आपका आंसर बहुत अच्छा बन पाता है। तो वैसे बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज, लोअर पीसीएस मेंस के लिए जो उत्तराखंड के अंदर लोअर पीसीएस मेंस और एफआरओ मेंस होने जा रहा है जुलाई में और अगस्त में, तो जो स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और एज वेल एज एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करते हैं या करना चाहते हैं, तो वो 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए। साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है लोअर पीसीएस मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि सर ये करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं ये उनको अगर अवेलेबल हो जाए तो इसके लिए भी आप मुझे इसी नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं 7665804421 पर, जिससे कि आपको ये करंट अफेयर्स की जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो सब आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आता है GS2 की। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें GS2 से, तो ट्राइबल अफेयर्स का जो मंत्रालय है, यानी कि आदिवासी मामलों का जो मंत्रालय है, उसने ऑर्गेनाइज किया है 2 दिन की एक वर्कशॉप झारखंड में आदिग्राम्स के ऊपर। तो अभी आदिग्राम्स क्या है इसको देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने उसका एक आउटरीच इनिशिएटिव है, यानी कि जहाँ से वो ट्राइबल अफेयर का जो मंत्रालय है वो लोगों तक अपनी पहुँच बढ़ा रहा है। इस कनेक्टिंग विद की स्टेक होल्डर्स एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स है ग्राउंड लेवल, कि ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे जो भी स्कीम्स हैं जो ट्राइबल लोगों के लिए निकाली जाती हैं, तो क्या वो लोगों तक पहुंच रही हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर रही है सरकार, जो पब्लिक फंक्शनरीज़ हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो उस सब के लिए की स्टेक होल्डर्स के लिए या उनके साथ बातचीत करने के लिए इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आदिग्राम क्या है? आदिग्राम है आदिवासी ग्रांट्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो आदिवासियों के लिए जो ग्रांट्स दी जाती हैं तो उसको मैनेज करने का जो सिस्टम है उसको आदिग्राम्स कहा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन्फॉर्म दैट आदिग्राम एक यूनिक पोर्टल है अपने आप में, विच मॉनिटर्स फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस, जो फिजिकल प्रोग्रेस भी देखता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसकी प्रोग्रेस कितनी होगी और फाइनेंशियल प्रोग्रेस कितनी है ऑफ द ग्रांट्स गिवन बाय द मिनिस्ट्री टू स्टेट्स, एंड कैन ट्रैक द एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और ये भी देख सकते हैं कि एक्चुअली कितना फंड यूटिलाइज हो रहा है, जितना फंड एलोकेट किया गया है किसी भी जगह को, क्या वहाँ पे उस जगह के उस पैसे के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। द डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज आर ऑल्सो अपलोडेड ऑन पोर्टल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर जियोटैग्ड। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जितने भी बेनिफिशरीज होंगे, यानी लाभार्थी होंगे, उन सब की डिटेल्स पोर्टल पर अपलोड होंगी, और कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो उनको जियो टैगिंग भी किया जाएगा। देखिए, जियो टैगिंग करना प्रोजेक्ट्स को इतने इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। पहले क्या हुआ करता था कि फाइलों में, कागज़ों में तो कोई सड़क बना दी जाती थी, लेकिन एक्चुअली वो सड़क बनती ही नहीं थी, सिर्फ उसके लिए पैसा पास कर दिया जाता था। तो सरकार को इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप बनाओगे, चाहे आप ब्रिज बनाएं, चाहे आप कोई बिल्डिंग बनाएं, सड़क बनाएं, कुछ भी अगर आप बनाते हैं तो उसकी जियो टैगिंग होगी, यानी कि हम उसको गूगल मैप्स के थ्रू देख सकते हैं कि क्या वहाँ पे वो ब्रिज है या नहीं है, सड़क है या नहीं है, या कोई बिल्डिंग है या नहीं है। तो जियो टैगिंग करना, जिससे कि उसकी कोऑर्डिनेट्स हम बता सकें, तो ये सभी डिपार्टमेंट्स को, जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो PWD हो, चाहे NHAI हो, जो भी डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन के वर्क में इंक्लूड रहता है, उस सभी को जियो टैगिंग करना ज़रूरी बता दिया गया है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशंस की। अगर हम बात करें तो ट्रांसशिपमेंट ऑफ मेडिकल एड टू श्रीलंका मिशन सागर 9। तो मिशन सागर के तहत मेडिकल एड श्रीलंका भिजाई जा रही है, क्योंकि श्रीलंका जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो जो भारत की एक सागर पॉलिसी है, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि जितना भी इंडियन ओशन से लगते हुए जितने भी कंट्रीज़ हैं जो भारत से फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उन सभी की मदद भारत करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो रीजन क्या है, ये रीजन जो है ये इंडियन ओशन रीजन कहते हैं यहाँ पे। द इंडियन नेवी अंडरटेक्स सेवरल डिप्लॉयमेंट्स टाइटल्ड मिशन सागर टू असिस्ट फ्रेंडली
इंडियन ओशन रीजन लिटोरल्स। देखिए लिटोरल स्टेट वो स्टेट होता है जिसका तट जो है वो किसी पानी की बॉडी से टच कर रहा हो। तो अब यहाँ पे पानी की बॉडी क्या है, यहाँ पे पानी की बॉडी इंडियन ओशन रीजन है। तो इंडियन ओशन रीजन से लगता हुआ जो भी कंट्री होगा उसको इंडियन ओशन रीजन का लिटोरल स्टेट कहा जाएगा, लिटोरल कंट्री कहा जाएगा। सिंस May 2020 इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली कंक्लूडेड 8 सच मिशन, अब तक 8 मिशन कर चुके हैं, डिप्लॉइंग 10 शिप्स टू 18 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। तो जो 18 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंडली वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन से पाकिस्तान भी बॉर्डर टच करता है। तो पाकिस्तान जबकि इंडिया से फ्रेंडली रिलेशंस नहीं रखता, इस वजह से वहाँ पे नहीं होगा कि सागर मिशन के तहत कोई भी मेडिकल एड जाए। प्रेजेंटली तो नहीं होगा, लेकिन इनकेस अगर फ्यूचर में कुछ बदलाव आते हैं रिलेशंस में तो वहाँ पे भी ये पॉसिबल हो सकता है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 लॉन्च किया गया है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है लॉन्च किया गया है फेज़ 1 ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अटल न्यू इंडिया चैलेंज एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन का जो नीति आयोग चलाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज या अटल इनोवेशन मिशन कौन चलाता है, ये नीति आयोग का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम का एम है टू सीक, सिलेक्ट, सपोर्ट एंड नर्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन, यानी कि जो जितने भी नवाचार ऐसे हो रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं तो उनको हमें सिलेक्ट करना है, सपोर्ट करना है और उनको नर्चर करना है, यानी उनको पाल कर बड़ा करना है, एक तरह से भी कह सकते हैं। दैट सॉल्व सेक्टोरल चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोसाइटल रेलेवेंस। अब जो देखिए सेक्टोरल चैलेंजेस का मतलब ये हो गया कि हर सेक्टर में, यानी सेक्टर वाइज जितनी भी हमें दिक्कतें आ रही हैं, चैलेंजेस हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की हों या सोसाइटल रेलेवेंस की हों, यानी कि समाज के रेलेवेंस की हों, उन सब के लिए अटल इनोवेशन मिशन जो है वो काम कर रहा है। वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ द ANIC प्रोग्राम इज़ टू सपोर्ट इनोवेशंस इन एरियाज क्रिटिकल टू इंडियाज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो जो प्राइमरी गोल है ANIC का टू सपोर्ट इनोवेशंस इन एरियाज क्रिटिकल टू इंडियाज डेवलपमेंट, यानी कि जो जितने भी इनोवेशंस उन एरियाज़ में हो रहे हैं जो भारत के विकास के लिए और भारत की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, हेल्थ का हो, पानी का हो, सैनिटेशन का हो यानी कि साफ़ सफाई का हो, खेती का हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, हाउसिंग, एनर्जी, मोबिलिटी और स्पेस एप्लीकेशन। मोबिलिटी का मतलब हो गया कि जब हमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, और स्पेस एप्लीकेशन यानी कि स्पेस के लिए जो भी चीज़ें रेलेवेंट होंगी, इन सब में जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं, जितने भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उन सभी को हेल्प करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट आता है गैंगटॉक्स, यानी कि जो कि सिक्किम की राजधानी है, वो एक सिंपोजियम हेल्ड कर रहा है स्मार्ट सिटी रिवॉल्यूशन पे। एक हफ्ते भर का लंबा पूरा एक प्रोग्राम है इन ऑल द 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। जो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के तहत 8 जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सभी में स्मार्ट सिटी रिवॉल्यूशन हो रहा है, यानी कि एक सिंपोजियम हो रहा है जो गैंगटॉक जो है वो उसको होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि 5000 LPG पंचायत की जाएंगी उज्ज्वला दिवस, यानी कि 1 मई 2022 को की गई थी उज्ज्वला दिवस पे। तो देखिए 1 मई को उज्ज्वला दिवस घोषित कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत LPG सिलेंडर्स दिए गए थे, फ्री LPG कनेक्शंस दिए गए थे, सिलेंडर्स दिए गए थे BPL फैमिलीज़ को, तो उसके तहत 1 मई को हर साल अब उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक मेजर स्टेप था टुवर्ड्स सोशल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग फ्री LPG कनेक्शन टू एवरी BPL हाउस होल्ड। तो फ्री LPG कनेक्शन मिलेगा हर BPL हाउस होल्ड को। जो स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 1 मई 2016 को बलिया यूपी से। टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उसने डिक्लेयर कर दिया 1 मई 2022 को एज उज्ज्वला दिवस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ही इस योजना को लॉन्च किया था, इसके तहत ही ये योजना आती है। तो उसने 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में इसको घोषित कर दिया, यानी कि हर साल हम ऐसे ही देखेंगे अब कि 1 मई को हम उज्ज्वला दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे। प्रधानमंत्री डिपार्चर टू बर्लिन, कोपेनहेगन एंड पेरिस। तो जो प्रधानमंत्री हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो बर्लिन जा रहे हैं, यानी कि जो जर्मनी की राजधानी है, कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क और पेरिस यानी कि फ्रांस। तो उनका 3 देशों का विजिट होगा। तो विजिटेड बर्लिन, सबसे पहले वो बर्लिन गए हैं 2 मई को। इनके कहने पे जो मिस्टर ओलाफ शोल्ज हैं जो कि वहाँ के चांसलर हैं जर्मनी के, तो इससे पहले चांसलर एंजेला मर्केल हुआ करती थी, उसके बाद नए जो चांसलर बने हैं जर्मनी के ओलाफ शोल्ज, तो उनके बुलाने पर प्रधानमंत्री जो हैं वो जर्मनी गए हैं। उसके बाद जो 3 और 4 मई का जो उनका विजिट रहा वो डेनमार्क का रहा, कोपेनहेगन में, और वो गए हैं, उनकी वहाँ के जो इन्विटेशन रहा मिस मेटे फ्रेडरिक्सन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क की, तो उनके साथ उनकी बायलैटरल एंगेजमेंट्स तो थी ही, साथ ही साथ 2nd इंडिया नॉर्डिक समिट भी वहाँ पे उन्होंने हेल्ड किया। यानी जो इंडिया नॉर्डिक यानी कि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं
उनके साथ इंडिया कैसे बातचीत कर रहा है, यानी क्या क्या रिलेशंस रख रहा है, उसकी जो सेकंड समिट थी तो वो उन्होंने हेल्ड की। फर्स्ट समिट 2018 में हुई थी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जब वो भारत वापस आ रहे हैं तो आते हुए वो फ्रांस में भी रुके, पेरिस में, क्योंकि अभी देखा गया है कि वहाँ पे फ्रांस में इलेक्शंस हुए हैं और इमैनुअल मैक्रोन जो हैं दोबारा वहाँ के राष्ट्रपति चुन के आए हैं, तो उनको पर्सनली थैंक्स करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहाँ से रुक के आए हैं। तो विल को चेयर द 6th इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस। तो एक जो इंडिया और जर्मनी के साथ जब बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री जर्मनी के चांसलर के साथ, तो 6th इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस होगी। ये एक ऐसा बाइएनियल फॉर्मेट है जो सिर्फ और सिर्फ भारत जर्मनी के साथ ही होल्ड करता है और किसी के साथ ऐसी चीज़ नहीं होती। 2021 में इंडिया और जर्मनी ने 70 साल पूरे किए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, और इंडिया और जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं 2000 से। फिर इंडिया एक यूनिक पार्टनरशिप फॉलो करता है डेनमार्क के साथ, जिसको वो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहता है, क्योंकि डेनमार्क जो है इंडिया की काफ़ी हेल्प कर रहा है किस चीज़ के लिए, कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, ना कि हम कोल पेट्रोलियम की तरफ जाएं। तो कोल पेट्रोलियम से दूर हटके हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, तो उसके लिए डेनमार्क जो है इंडिया की काफ़ी हेल्प कर रहा है। इसलिए इंडिया की डेनमार्क के साथ जो पार्टनरशिप है वो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है। अपार्ट फ्रॉम द बायलैटरल एंगेजमेंट्स विद डेनमार्क, प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो टेक पार्ट इन द सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट। तो सेकंड जो भारत की और नॉर्डिक की समिट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। तो जो डेनमार्क है, आइसलैंड है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये सब नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। तो इनके साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि नॉर्डिक कंट्रीज़ और स्कैंडिनेवियन देशों में और नॉर्डिक देशों में क्या डिफरेंस है, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। वेयर दे विल टेक स्टॉक ऑफ कॉपरेशन सिंस द फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट इन 2018। तो वो ये देखेंगे जो पहली इंडिया नॉर्डिक समिट 2018 में हुई थी कि उसके बाद अब तक सेकंड जब अब 2022 में होने जा रही है, तो 4 साल में कितना कॉपरेशन हुआ है, कितना सहयोग हुआ है भारत के बीच में और नॉर्डिक देशों के बीच में। जो समिट है वो कुछ सब्जेक्ट्स पे काम करेगा, जैसे कि पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि जो आर्थिक रिकवरी हमें करनी है पैंडेमिक के बाद, क्लाइमेट चेंज पे बात करनी है, इनोवेशन पे, नवाचार पे बात करनी है, टेक्नोलॉजी पे, तकनीक पे बात करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करनी है, या ग्लोबल सिनेरियो पे बात करनी है कि जो इस टाइम पे ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रही हैं और श्रीलंका की क्राइसिस हैं, म्यांमार में अभी भी मिलिट्री रूल चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे जो भी बात करनी है तो उसमें इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं आपस में कोऑपरेट करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आर्कटिक रीजन में क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो आर्कटिक रीजन में इंडिया का आगे किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसमें नॉर्डिक कंट्रीज़ कैसे इंडिया की हेल्प कर सकती हैं, तो इस चीज़ पे भी इंडिया उनसे बात करेगा। नेक्स्ट आता है कि इंडिया और यूएई की एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है और वो फोर्स में आ गई है। तो ये 18 फरवरी 2022 को भारत ने साइन किया था इंडिया और यूएई में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है जो कि फोर्स में आ चुका है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव लिया है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने चाइना के, उन्होंने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है टू काउंटर क्वाड ग्रुपिंग। भारत ने क्वाड ग्रुपिंग की इस्टेब्लिशमेंट की 3 देशों के साथ और मिलकर, जिसमें चौथा भारत भी है। तो क्वाड का मतलब 4 देश होते हैं, तो 4 देश हैं इसमें, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो 4 देशों ने मिलकर क्वाड ग्रुपिंग बनाई है, जिनका कहना यह है कि हम एशिया पैसिफिक रीजन का या जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे कोई भी एक मिलिट्री गुट नहीं बनने देंगे, या वहाँ पे एक पीसफुल ऑर्डर मेंटेन करके रखेंगे। तो उसके लिए क्वाड ग्रुपिंग की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। अब ये चाइना को ये लगता है कि जो क्वाड ग्रुपिंग है वो चाइना के अगेंस्ट जा रहा है। तो जब चाइना के अगेंस्ट जा रहा है तो चाइना ने इसको काउंटर करने के लिए एक वैश्विक सुरक्षा पहल यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसके तहत वो क्या करेगा, क्वाड को काउंटर करेगा, यानी कि बेसिकली उसको काउंटर करना है यूएस को, क्योंकि इस टाइम पे जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो चाइना है और फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस है। तो एक न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को फॉरवर्ड किया है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, जो कि काउंटर करेगा यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है और जो क्वाड ग्रुपिंग्स है, जिसमें कि 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं GS3 से। तो सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा है फ्लाइट ट्रायल्स यूजिंग गगन बेस्ड LPV अप्रोच प्रोसीजर एट किशनगढ़ एयरपोर्ट। जो किशनगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान में है, वहाँ पे LPV यानी कि लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस, यानी कि जब भी प्लेन्स को उतरना होता है तो उनकी मदद करने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं जो कि गगन बेस्ड होंगे। गगन जो है ये भारत की सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है
जो भारत ने लॉन्च किया था। तो इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजन टू अचीव सच अ लैंडमार्क। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया किशनगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान में लाइट ट्रायल यूजिंग गगन। अब गगन क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है ये, है ना, जो जीपीएस एडेड होगा और जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन होगा, यानी कि ये समुद्र में भी जो फिशरमैन्स होते हैं उनकी हेल्प करता है, शिप्स की हेल्प करता है, और ये प्लेन्स की भी, एरोप्लेन्स की भी हेल्प कर सकता है। बेस्ड एलपीवी अप्रोच प्रोसीजर्स। तो एलपीवी क्या है? लोकलाइज अ परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस, यानी कि लोकलाइज्ड वे में वर्टिकल गाइडेंस आपको दे पाएगा कि जो प्लेन है वो कितना हाइट पे है, तो वर्टिकल गाइडेंस इसमें मिल पाएगी। परमिट्स एयरक्राफ्ट गाइडेड अप्रोचेज दैट आर ऑपरेशनली नियरली इक्विवेलेंट टू कैट 1 ILS। तो कैट 1 क्या है? ये कैटेगरी 1 ILS जो है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है, जो यूएस का जो एविएशन है, यूएस सिविल एविएशन जो है वो रिलीज़ करता है। तो कैटेगरी 1 में जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है विदाउट द नीड फॉर ग्राउंड बेस्ड नेविगेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ग्राउंड पे अगर कोई भी नेविगेशनल स्ट्रक्चर ना हो, उसके बावजूद अगर प्लेन्स को उतारना है तो उसके लिए हम इस तरह से गगन का इस्तेमाल करके उसको उतार सकते हैं। द सर्विस रिलाइज ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ जीपीएस एंड गगन। अब जो सर्विस है ये जीपीएस पे और गगन पे बेस्ड रहेगी। गगन की जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15, जिसको इसरो ने लॉन्च किया था, उसकी मदद से ये काम हो पाएगा। गगन जो है अपने आप में एक इंडियन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, जॉइंटली जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। ये पहला ऐसा सिस्टम है जो डेवलप किया गया है भारत के लिए, और भारत के आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इक्वेटोरियल रीजन के, उन सभी कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि इन सभी कंट्रीज़ को हेल्प मिलेगी नेविगेशन में। गगन सिस्टम व सर्टिफाइड बाय DGCA, यानी कि जो डायरेक्टरेट जनरल है सिविल एविएशन का, 2015 में, फॉर अप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस एंड एन रूट ऑपरेशंस। देर आर ओनली 4 स्पेस बेस्ड। अब देखिए ये सिर्फ दुनिया में 4 स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स हैं, जिसमें से कि भारत का गगन है, यूएस का WAAS है, यूरोप का EGNOS है, और जापान का MSAS है। तो इंडिया, यूएस, यूरोप और जापान, तो दुनिया में सिर्फ 4 ही स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। गगन पहला ऐसा सिस्टम है जो इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए बनाया गया है, और LPV अप्रोचेज जो है विल मेक इट पॉसिबल टू लैंड एट एयरपोर्ट्स नॉट इक्विप्ड विद एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। अब देखिए LPV अप्रोच क्या हेल्प करेगा प्लेन्स की, कि वो उन एयरपोर्ट्स पे प्लेन को उतारने में हेल्प करेगा जहाँ पे बहुत महंगे जो ग्राउंड बेस्ड जो लैंडिंग सिस्टम्स होते हैं वो जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर भी प्लेन्स इजीली उतर पाएंगे। तो उन सब की मदद करने के लिए LPV अप्रोच के लिए गगन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे में जितने भी छोटे रीजनल या लोकल एयरपोर्ट्स जो होते हैं उन सब की मदद हो पाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कोऑर्डिनेशन विद इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी इनकोइस, उसने गगन मैसेज सर्विस को यानी कि GMS को लॉन्च किया है, थ्रू विच अब अलर्ट मैसेज जा सकते हैं कि इसके बाद फिशरमैन के पास अगर कभी भी समुद्र के अंदर कोई भी तूफान आने वाला है या कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, तो जो फिशरमैन समुद्र में गए हुए होते हैं, जो भी मछुआरे समुद्र में गए हुए होते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो उनको मैसेज के थ्रू जिससे बताया जा सके कि समुद्र की कंडीशंस क्या रहेंगी, पानी क्या कंडीशंस रहेंगी, तो उस चीज़ के लिए किसानों को और डिज़ास्टर अफेक्टेड पीपल को विल बी सेंट ऑन द अकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अगर कभी भी प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो उसके थ्रू अब किस तरह से वहाँ पे उस टाइम पे जितने भी सिग्नल्स होते हैं, टावर्स होते हैं, वो सब ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ पे फ़ोन की जो सर्विस है वो बंद हो जाती है। तो गगन सिस्टम से यानी कि सैटेलाइट सिस्टम से हम वहाँ पे सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। द एडिशनल कैपेबिलिटीज़ ऑफ गगन आर ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, UPSC यही पूछेगा आपसे कि गगन का इस्तेमाल हम लैंडिंग के लिए कर रहे हैं एयरपोर्ट्स में और समुद्र में कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, साथ ही साथ गगन का इस्तेमाल हम और कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं गगन को, तो हम रेलवेज़ में कर सकते हैं, सर्वे करने में, एग्रीकल्चर में, पावर सेक्टर में, माइनिंग में, तो इन सेक्टर्स में भी हम गगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो UPSC है वो इसी तरह से सवाल पूछता है। नेक्स्ट आता है जो अटल टनल बनी थी हिमाचल प्रदेश में, उसको IBC का यानी कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है। तो BRO के द्वारा जो अटल टनल बनाई गई थी रोहतांग में हिमाचल प्रदेश के, उसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है न्यू दिल्ली में। टनल जो है ये न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के रूप में बनाई गई थी। देखिए जब आप टनलिंग में जाते हैं तो टनलिंग में एक डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे कि हम टनल्स को खोदते हैं, टनल्स को बनाते हैं। इसमें से कि एक है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, एक तरीका होता है TBM मेथड से, जहाँ पे टनल बोरिंग मशीन आती है, तो टनल बोरिंग मशीन जो है वो टनल्स को बोर करती है, टनल्स को बनाती है। तो अलग अलग तरीक़ों से टनल बनाई जाती है, तो जिसमें से कि एक तरीका है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। तो इस मेथड से इसको बनाया गया था और इसको देश को जो डेडिकेट की थी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने, वो 3 अक्टूबर 2020 को करी थी। नेक्स्ट आता है कि
इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट्स नेशनल लेवल लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिसेम वायु 2022 एयरफोर्स ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में। तो एक नेशनल लेवल की लॉजिस्टिक्स सेमिनार हो रही है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स पे भारत सरकार का काफ़ी ज़्यादा जोर डल रहा है आजकल। भारत सरकार चाहती है कि जो इस टाइम पे जो हमारा लॉजिस्टिक्स में खर्चा 14% ऑफ जीडीपी आता है, उसको हम घटाकर 10% या 9% तक ले आएँ। तो जितना ज़्यादा लॉजिस्टिक्स पे खर्चा होगा, चीज़ों के दाम भी उतने महंगे होंगे। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के ऊपर भी यही बात आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स भी जो है लॉजिस्टिक्स के लिए ऊपर काम कर रहा है कि लॉजिस्टिक्स में यानी सामान की ढुलाई में खर्चा कम से कम आए। तो उसके लिए एक नेशनल लेवल लॉजिस्टिक्स सेमिनार किया जा रहा है लॉजिसेम वायु 2022। तो ये कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एलजी हैं बगावली सोमाशेखर राजू, उनको वाइस चीफ बनाया गया आर्मी स्टाफ का। और जनरल मनोज पांडे जो हैं वो उन्होंने 29th चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के। और इनसे पहले जो थे मनोज मुकुंद नरवणे यानी MM नरवणे, वे रिटायर हो गए हैं, उनका सुपर एन्युएशन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कभी भी अगर MSME के ऊपर सवाल आए तो वहाँ पे आप ये बता सकते हैं, मेंस का सवाल आए और प्रीलिम्स में तो खासकर, कि खादी जो है एक्सीड कर गया है टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए का 2021-22 में। यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 था उसमें 1 लाख करोड़ से ऊपर की कमाई हुई है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन की, KVIC की। बीट्स ऑल FMCG कंपनीज इन इंडिया। जितने भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स हैं या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जितने भी FMCG कंपनीज़ हैं भारत में, सभी को बीट करके खादी इंडस्ट्रीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा आगे निकल गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो ओवरऑल टर्नओवर है KVIC का वो 1,15,415 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें 2020-21 में 95,000 करोड़ रहा था। तो KVIC ने 20% की ग्रोथ करी है पिछले साल के मुकाबले। तो ये बहुत अपने आप में एक अच्छी बात है कि खादी के ऊपर जो ट्रेंड है लोगों का, खादी के लिए जो प्यार है एक तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो लोग जो हैं खादी को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और खादी को अफोर्ड भी कर रहे हैं, जो कि अपने आप में अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा इशू रहा है खादी के साथ, कि खादी इसलिए नहीं प्रचलित हो पाया लोगों के बीच में क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट आ रहा है रिपोर्टिंग ऑफ साइबर ब्रीचेज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल फर्म्स। तो सभी फर्म्स के लिए अगर आपके यहाँ कभी भी साइबर ब्रीच होता है तो ये रिपोर्ट करना ज़रूरी हो गया है, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिस में हो चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हों, कि सभी को रिपोर्ट करनी होगी अगर आपके यहाँ पे आपके ऑफिस में साइबर ब्रीच होता है। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT-IN ने मैंडेटरी कर दिया है सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, इंटरमीडियरीज के लिए, डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, एज वेल एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि आपको 6 घंटे के अंदर अंदर, जैसे ही आपको पता चलता है कि साइबर ब्रीच हुआ है, तो 6 घंटे के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना है CERT-IN को। टू स्ट्रेंथन इंडियाज ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी पोजिशन, country's nodal cyber security agency has also issued additional directions relating to synchronization of ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम क्लॉक्स, मेंटेनेंस ऑफ लॉग, यानी ये सब चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ICT सिस्टम क्लॉक को, लॉग्स तैयार करने पड़ेंगे कि कितना कितना आप इंटरनेट के थ्रू क्या क्या काम कर रहे हैं, सब्सक्राइबर कौन है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जो वर्चुअल प्राइवेट सर्विस सर्वर है, VPS प्रोवाइडर है, VPN सर्विस है, इन सब चीज़ की डिटेल्स आपको रखनी पड़ेंगी। तो जिससे कि जो भी अगर साइबर ब्रीच कभी भी होता है तो साइबर ब्रीच कहाँ से हुआ है और उससे क्या नुकसान, यानी जो नुकसान होने वाला था उसको बचाया जा सके, CERT-IN इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है ECGC टू सीक RBI नोट फॉर पेमेंट इन फॉरेक्स टू एक्सपोर्टर्स। जो एक्सपोर्ट गारंटी कंपनी है भारत की, जो एक्सपोर्ट करवाने में हेल्प करती है लोगों को, तो उसका अब RBI की नोट उसके ज़रूरी लेनी होगी पेमेंट करवाने से पहले, अगर फॉरेन एक्सचेंज में उसको पेमेंट करनी है एक्सपोर्टर्स को। तो ECGC लिमिटेड जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है दैट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, तो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट का इंश्योरेंस देती है, विल सून अप्रोच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल टू डील इन फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए, एक्सपोर्टर्स के बेनिफिट के लिए अगर फॉरेन करेंसी में डील करना हो तो उसको RBI की नोट लेनी ज़रूरी होगी। सो दैट्स ऑल। तो ये है 7 मई के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हम इनके नोट्स बना लीजिएगा। अगर किसी को नोट्स डायरेक्टली चाहिए तो मुझे 7665804421 पर मैसेज कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।